नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। दोस्तों, सौर मंडल के बारे में हम लोग ये जानेंगे, ग्रह की स्थिति क्या है, पृथ्वी की स्थिति क्या है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सौर मंडल कहते किसे हैं। सौर मंडल की परिभाषा की बात करें तो दोस्तों, सूर्य के गुरुत्व द्वारा कक्ष के रूप में जो बंधे तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, ये है सूर्य, इसके जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो कक्ष है, इसके अंदर जो तत्व बंधे हुए हैं, जैसे पिंड है, उपग्रह उपग्रह है, ये पिंड ही तो है, जैसे ग्रह उपग्रह है, तो ये सब गुरुत्व के कक्ष के रूप में बंधे होते हैं। तत्वों को क्या बोलते हैं? ये तत्वों के रूप में इसमें सारे जो भी गैसें आ जाती हैं, पिंड आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, ये सब, इन सबको क्या कहते हैं? सौर मंडल। इन सब से मिलकर सौर मंडल बना है। अगर इन पिंडों की बात करें तो ये जो पिंड है, जो ग्रह है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किस प्रकार पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है, तो इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सौर मंडल के भाग कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग कौन सा है? सूर्य। सौर मंडल का मुख्य या प्रमुख भाग बोले या कुछ भी बोले, सबसे पहला भाग होगा सूर्य। सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? ग्रह। ग्रह कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग उपग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। ठीक है, और उपग्रह को सैटेलाइट्स। अगर बात करें सूर्य का, आपको पता है सन बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा और किसकी बात करेंगे हम लोग? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कौन से हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम लोग किसकी बात करेंगे? इसके अलावा हम लोग बात करेंगे उल्का पिंड है। उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का पिंड होते क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा धूमकेतु, ये क्या है? ये सब सौर मंडल के भाग है। हम लोग आज सौर मंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो मैं सबसे पहले बता दूं ये भाग है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बात करें तो क्या है, गैसे भी तो सौर मंडल का ही तो भाग है। गैसे है, इसमें धूल है, ये सब क्या है? सौर मंडल के भाग है। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग सूर्य की। तो सूर्य क्या है? सूर्य आपको पता है तारा है। ठीक है, और सूर्य तारा है, ये किन से मिलकर बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी गैस है, इसके बारे में जानेंगे। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आकाश गंगाओं के 100 अरब तारों में से एक है। क्या है? हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है। तो अब जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है। हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेघला। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? मिल्की वे। ठीक है, तो दुग्ध मेखला। अब इसकी केंद्र से, अब दुग्ध मेखला से स्थिति की भी तो बात कर लेते हैं। अब दुग्ध मेखला की बात हो गई तो अब जानते हैं कि भाई सूर्य और इसमें क्या डिस्टेंस है। तो अगर बात करें सूर्य की दूरी दुग्ध मेखला से, अपन के आकाश गंगा कौन से दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला से सूर्य की दूरी क्या है? दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। हमारी जो आकाश गंगा है दुग्ध मेखला है, इससे सूर्य की दूरी कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष होगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि सूर्य कैसे, मतलब सूर्य एक तारा है, तो अब ये एक प्रकार का गैसीय पिंड है। तो इसमें कौन कौन सी गैसें है? कौन सी गैसें है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु मिलकर किसका निर्माण किया? हीलियम का। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु मिले किस विधि से? नाभिकीय संलयन विधि से। यहाँ लिख लेता हूं, नाभिकीय संलयन विधि से। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? हीलियम का निर्माण कैसे? सबसे पहले पता है आपको, सबसे हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम का निर्माण हुआ। नाभिकीय संलयन विधि से दोनों हाइड्रोजन परमाणु मिलने से हीलियम का निर्माण हुआ। ये क्लियर हो गया कि गैसीय पिंड है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कौन कौन सी गैसें है ये। इसके अलावा सबसे, अगर मैक्सिमम गैसों की बात करें तो मैक्सिमम गैस है 70% के आसपास होती है हाइड्रोजन सूर्य के अंदर। उसके बाद हीलियम, और उसके बाद अदर गैसें जो भी बचती हैं। तो हाइड्रोजन 70% होगी, 27 के आसपास है हीलियम, और बाकी जितनी भी बची हैं 2-4% वो है दूसरी कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसें। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। और अब जानते हैं कि सूर्य के तापमान कितना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई
सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है। ये फैक्ट है दोस्तों, इसमें समझाने की चीजें कम है और आपको याद रखने वाली चीजें हैं। तो फैक्ट की बात करें तो तापमान बाहरी सतह का कितना होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है तो 6000 डिग्री। सूर्य के केंद्र का नहीं बता रहा हूँ, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान की बात कर रहा हूँ। अक्सर यही से सवाल बनता है तो ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। और अब बात करते हैं त्रिज्या की, बात कर लेते हैं सूर्य की। अभी हम लोग सूर्य के बारे में जान रहे हैं तो सूर्य की त्रिज्या कितनी होती है। सूर्य की त्रिज्या क्या है 6.96 इंटू या 95 इंटू 10⁻²। ये होगी सूर्य की त्रिज्या। ये आपको याद, ये बेसिक जानकारी है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मैं मेन फैक्ट बता रहा हूँ, समझाने की चीजें आएगी अभी बाद में, उसको समझाऊंगा। लेकिन इस टॉपिक में ज्यादातर फैक्ट है, बस याद रखने की चीजें हैं। याद कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करते करते सारी चीजें याद हो जाएगी आपको। ये हो गया क्लियर। ये त्रिज्या की बात करें। अब बात करते हैं कि भाई सूर्य और पृथ्वी का अगर आकार की बात करें, और ये तो आपको समझ में आ गया, पता ही है कि भाई सूर्य बड़ा होता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर अप्रोक्स की बात करें तो अप्रोक्स स्थिति क्या होती है, पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य। अब आप समझ सकते हो कि ब्रह्मांड में सूर्य कितना बड़ा है और पृथ्वी के कंपैरिजन में सूर्य 109 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया क्लियर। ये सूर्य के बारे में मैंने बेसिक जानकारी दे दी, जो फैक्ट थे जो बता दिए। आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ टाइम बाद में मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये अपन लोगों ने सूर्य की बात कर ली। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में। सौरमंडल का दूसरा भाग कौन सा है, ग्रह। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। ठीक है, अब प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। तो अब जान लेते प्लैनेट होते क्या। प्लैनेट क्या होते हैं, सूर्य के जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं, ये सूर्य तारा है। सूर्य जैसे और तारे भी हो सकते हैं, उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह बोलते हैं। क्लियर हो गया। केवल सूर्य के चारों ओर नहीं, सूर्य जैसे बहुत सारे अलग अलग तारे हैं तो उनके चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, उन्हें भी हम लोग ग्रह बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ग्रह की परिभाषा। अब जान लेते हैं ग्रह हमारे पृथ्वी पर, सॉरी सूर्य के चारों ओर सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन के अनुसार हमारे पृथ्वी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं वो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अब आप बोलोगे सर प्लूटो भी है, तो प्लूटो के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि अब वो ग्रह नहीं रहा है। पहले 9 थे, 2006 के बाद अब 8 ग्रह बचे हैं। प्लूटो के बारे में भी उसे ग्रह क्यों नहीं मानना, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले अपन जान लेते हैं टोटल 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, अब 8 ग्रहों के नाम भी तो जान लेते हैं ताकि उसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। ये तो 8 ग्रहों की बात हो गई। अब इन ग्रहों की बात करें कि समय अवधि की बात करें, एक नॉर्मल सामान्य जानकारी की बात करें तो सूर्य ही है। अगर समय अवधि की बात करें तो सबकी समान थोड़ी होगी, समान होगी क्या, बुध की और मंगल की समान नहीं हो सकती। क्यों, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है उसकी समय अवधि कम होगी, जो जैसे जैसे पृथ्वी से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी समय अवधि में बढ़ोतरी होगी। तो ये क्लियर हो गया कि सब ग्रह की समय अवधि समान नहीं है। बुध की सबसे कम है तो अरुण तक बहुत बढ़ जाएगी समय अवधि, उसमें वक्त लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस में है। तो ये क्लियर हो गया। और अगर बात करें घूर्णन की, तो नॉर्मली घूर्णन में जैसे मैंने ये बता रखे हैं, निशान लगा रखे हैं, तो ये जो निशान दिखा रखे हैं ये वाले ऊपर की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण की बात करें, नॉर्मली तो सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे हैं। कौन कौन से, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और वरुण है। लेकिन जो विपरीत चक्रण करते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर उसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो विपरीत चक्रण किसका है, एक तो शुक्र ग्रह का और एक अरुण का। इनका चक्रण कैसे है, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर हो गया। इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे सबके ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, एक एक ग्रह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो ये तो हो गया ग्रह के कितने ग्रह होते हैं, कैसे घूर्णन हो रहा है। अब जान लेते हैं ग्रह के टाइप्स क्या है।
ग्रह दोस्तों दो प्रकार से सौरमंडल में ग्रहों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हो गए आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव ग्रह क्या बोलते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बाह्य ग्रह को जोवियन, एग्जाम में कभी जोवियन शब्द भी आ सकता है बाह्य की जगह। ठीक है ना, ये आपको दोनों नाम, पार्थिव ग्रह या जोवियन ग्रह। जोवियन क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आंतरिक ग्रह की बात करें तो दोस्तों आंतरिक ग्रह में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलने का कारण होता है क्योंकि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह छोटे और ठोस होते हैं। क्या होते हैं, छोटे और ठोस होते हैं। आंतरिक ग्रह जो भी है उनकी क्या विशेषता होगी, वो छोटे तो होंगे और ठोस भी होंगे। और अब जान लेते हैं आंतरिक ग्रह है कौन कौन। आपको पता है कि 8 सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह की बात करें तो ये जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल, ये सब क्या आते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। और अब जान लेते हैं बाह्य ग्रह। इसके बारे में सामान्य जानेंगे, इसके विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सामान्य जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह क्या होते हैं, ये गैसीय पिंड के रूप में होते हैं। ये गैसीय और तरल अवस्था में होते हैं। ठीक है, गैसीय पिंड के रूप में होते हैं। जोवियन ग्रह क्या होते हैं, बड़े एवं तरल अवस्था में भी होते हैं। इसमें क्या है, गैसों के बने हुए होते हैं। गैसों के बने हुए होने के कारण इसे क्या होता है, जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। ये तो छोटे और ठोस हो गए, लेकिन ये क्या हो गए, गैसों और तरल अवस्था में या गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, देखिए ये कौन कौन से ग्रह हैं। बाह्य ग्रह की बात करें तो इसमें कौन कौन से, बृहस्पति, इसे इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। ठीक है, ये हो गए बाह्य ग्रह की बात। अब हम लोग एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी विशेषताएं क्या है, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब जाके इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आएंगे। क्योंकि ग्रह के कॉमन जो विशेषता है उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं साथ साथ में बताते जाऊंगा। अब हम लोग ये तो जान लिया कि 8 ग्रह होते हैं। तो अगर सबसे पहले ग्रह की बात करेंगे तो किसको लेंगे, बुध ग्रह। बुध ग्रह को क्या बोलते हैं, मरकरी। सबसे पहला ग्रह कौन सा है, मरकरी है। अब इसके बारे में हम लोग, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, दूसरे ग्रह के कंपैरिजन में इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। अगर आपको पूछ ले एग्जाम में सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, मरकरी मतलब बुध ग्रह। तो सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। अगर दूसरे की बात करें कि भाई इसकी जो चक्रण की समय अवधि है वो सबसे कम है। क्यों, क्योंकि ये सबसे सूर्य के सबसे नजदीक है और वरुण है सबसे दूर है। तो इन दोनों के चक्रण की अवधि की अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे कम इसकी है। मैंने आपको पहले थोड़ा समझाया था। तो सबसे कम अवधि मतलब लगभग 88 डे में ये सूर्य का पूरा परिभ्रमण के वृत्ताकार कक्ष में कर लेते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा कर लेते हैं कितने, 88 डे में। क्लियर हो गया। एक विशेषता आपको, ये सारी विशेषताएं याद रखनी है कि भाई सबसे नजदीकी तारा, सबसे कम समय अवधि किस ग्रह को लगती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। और अब बात करते हैं इसके ऊपर कोई उपग्रह है या नहीं है। तो इसके ऊपर कोई उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है, यहाँ कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के और दूसरे में जानेंगे उसमें अलग अलग है, लेकिन इसमें कोई उपग्रह नहीं, मतलब 0 उपग्रह है यहाँ पर। क्लियर हो गया। और अगर टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें बुध ग्रह की, तो सबसे ज्यादा तापमान है। क्यों है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है ना, तो टेम्परेचर तो इसका ज्यादा होना ही है। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका, बुध ग्रह का है। सबसे नजदीक कौन सा है, बुध ग्रह है। समय अवधि का सबसे कम किसकी लगती है, बुध ग्रह की होती है। क्या इस पर कोई उपग्रह है, नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे कौन सा ग्रह लेते हैं। बुध की सारी विशेषताएं आपको एक एक, ये चारों विशेषताएं मैंने बताई, चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में।
दूसरा ग्रह कौन सा है? अब शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह की मुख्य विशेषता क्या है, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर एग्जाम में पूछ ले दूरी के आधार पर, तो सबसे पहले तो बुध आएगा। दूसरे नंबर पर सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। ठीक है। अब शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह में सबसे पहले अपन लोग जानेंगे इसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसों की लेयर होती है। ये एक ग्रह देखो दोस्तों, मैंने ये ग्रीन ग्रीन कलर में बता रखा है ना, ये ग्रीन हाउस गैस की लेयर बता रखी है। इसके अंदर इस ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी का कारण क्या है? SO2 है, अन्य बहुत सारी गैसों के कारण यहाँ अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है। मतलब प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर की तरह शुक्र ग्रह है। अब ये स्थिति है तो ये तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी मानव जीवन संभव तो है नहीं अभी तो। ठीक है, बाद की अपन को पता नहीं। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में तो जान, ग्रीन हाउस गैसों की लेयर है यहाँ पर। इसके ऊपर कौन से ग्रीन हाउस गैसों की? SO2 के कारण है। यहाँ बहुत सारी अन्य गैसें हैं, ये एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक क्या विशेषता होगी? दूसरी विशेषता होगी इसकी बुध ग्रह से सूर्य की दूरी के मामले में बात करें तो बुध ग्रह से अधिक दूरी है इसकी, क्योंकि सबसे कम दूरी बुध ग्रह की है। दूसरे ग्रह की बात करें, अगर क्रम पूछ ले, क्रोनोलॉजी पूछ ले, तो सबसे पहले बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अगर इसके ऊपर ग्रह है, इसके शुक्र ग्रह पर कोई उपग्रह है या नहीं है, तो उपग्रह इसके ऊपर भी नहीं है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर उपग्रह नहीं है। बाकी सब में आपको कहीं 1 मिलेंगे, कहीं 62 मिलेंगे, कहीं 80 मिलेंगे, सारे मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन से 2 उपग्रह पर, ग्रह पर उपग्रह नहीं है। तो एक तो बुध हो गया, एक शुक्र हो गया, तो उपग्रह यहाँ पर भी नहीं है। अगर सूर्य के पृथ्वी के नजदीकी ग्रह की बात करें तब भी किसका नाम आएगा? शुक्र का, क्योंकि आकार की बात करें इन दोनों का आकार भी लगभग बराबर है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसकी सिस्टर बोलते हैं इसे। पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह हो गया। शुक्र ग्रह पर कोई ग्रह है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की लेयर है। कौन, किस ग्रह के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की लेयर है? शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो क्या आता है? इसके चक्रण की बात करते हैं। इसके चक्रण की बात करें तो देखिए, मैंने ये निशान बताए हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। विपरीत चक्रण की बात भी मैंने थोड़ी सी बता रखी थी पहले। विपरीत चक्रण किन किन ग्रहों का होता है? एक तो शुक्र का होता है और एक अरुण का होता है। तो शुक्र की बात करें तो इसका चक्रण क्या हो गया? इसका पश्चिम से पूर्व ना होकर इसका चक्रण है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका चक्रण क्या है? पूर्व से क्लियर हो गया। ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पश्चिम पूर्व, पूर्व पश्चिम कर सकता है, लेकिन आपको किन पर उपग्रह नहीं है, उनका चक्रण क्या है, विपरीत किसका है, नॉर्मल किसका है, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये सारे फैक्ट हैं दोस्तों, इसमें समझने से ज्यादा आपको याद होना चाहिए। आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसे शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या सांझ का तारा भी बोल सकते हैं या भोर का तारा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा। क्यों बोलते हैं? इनके बोलने का कारण क्या है? क्योंकि ये शाम के समय पश्चिम दिशा में और सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखता है। सांझ का तारा या भोर का तारा क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि शाम के समय ये पश्चिम दिशा में दिखाई देते हैं और सुबह के समय ये पूर्व दिशा में, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा बोलते हैं। इनकी विशेषताएं क्लियर हो गई? क्योंकि इनका आकार पृथ्वी के बराबर है। भाई इनके सिस्टर क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? अब किसकी बात करेंगे? अब हम लोग जहाँ पर जीवन है उसके बारे में बात करें, मतलब पृथ्वी जहाँ हम लोग रह रहे हैं। एक एक करके हम लोग सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। इनकी मुख्य विशेषताओं को आपको याद रखना है। अगर इन मुख्य विशेषताओं की बात करें, पृथ्वी की बात करें, देखिए तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। इसे क्या बोलते हैं?
अर्थ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थ। अब देखिए दोस्तों, आप सबको पता है इन सब के ग्रह की तुलना में एक ही एक ग्रह है जहां पर मानव जीवन है। तो मानव जीवन का एकमात्र ग्रह कौन सा है, महत्वपूर्ण ग्रह तो है ही है। महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है, यहाँ पर जीवन है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, इसे ये पृथ्वी है, एक प्रकार का ग्रह है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अपन लोगों ने सब पे बात की कि ग्रह है या उपग्रह नहीं है, तो पृथ्वी पर भी एकमात्र उपग्रह है, कौन, क्या नाम है उसका, चंद्रमा, ठीक है, इसे इंग्लिश में मून बोल, क्लियर हो गया। एकमात्र जीवन किस पर है, अभी तो कोशिश कर रहे हैं, आप बोल होंगे मंगल ग्रह पर हो गया नहीं हो गया, नहीं, अभी वैज्ञानिक उस पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ संभावनाएं हुई है, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि मानव जीवन संभव हो गया है। एकमात्र अभी ग्रह एक ही है, इस पर कोशिश चल रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर उपग्रह की तो क्लियर हो गया। अब पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। तो इसे नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल के कारण, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। अगर और नाम से जाना जाता है तो हरित ग्रह भी बोलते हैं, हरित ग्रह भी बोलते हैं इसे। तो हरित ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिकी जीवन भी है। आप ऐसे थोड़ी कहेंगे केवल जल है, यहाँ पर पारिस्थितिकी जीवन भी है, जैव विविधताएं, सभी प्रकार की हरित ग्रह बोलने का कारण ये, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे पृथ्वी का झुकाव कितना है, ये फैक्ट है दोस्तों, इसको समझाने के कुछ नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे फटाफट बता रहा हूँ। तो इसका अगर झुकाव की बात करें तो पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात, दिन और रात क्या, ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसी झुकाव के कारण क्या हो गया, ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और अगर और बात कर लें कि पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं, कितना टाइम लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर परिभ्रमण में, आपको पता है कि 23 घंटे 56 मिनट का हो या लगभग 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये हो गए पृथ्वी से रिलेटेड पॉइंट। अब किसकी बात करते हैं, अब आगे वाले ग्रह को लेते हैं। दोस्तों ये फैक्ट है, फैक्ट को आपको याद रखना ही पड़ेगा। घूर्णन की बात करें तो बस एक कौन सा, शुक्र और अरुण एक है जो विपरीत चक्रण करते हैं, बाकी सबका पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी का चक्रण भी क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये मैंने सामान्य जानकारी में बता दिया था, क्लियर हो गया दोस्तों। इस चैप्टर में समझने से ज्यादा आपको फैक्ट है उनको याद रखना है, बार बार लर्न करना है और डायग्राम के माध्यम से समझना है, ताकि चीजें माइंड में लंबे टाइम तक याद रहे आपको। तो अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। चौथा ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स प्लैनेट। अब ये ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं ढूंढी जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए लाल ग्रह है, हरित ग्रह क्या बोलते हैं, नील ग्रह कौन सा है, किसे बोलते हैं, ये सब पता होना चाहिए। लाल ग्रह बोलने का कारण क्या है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की गैस है, क्या है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति बहुत ज्यादा है, इसलिए क्यों बोलते हैं लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। अपन लोग यहाँ शुक्र ग्रह के बारे में भी जानते थे कि ग्रीन हाउस हरित जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसों की एक लेयर बनी हुई है। पृथ्वी को अपन नीला या हरित ग्रह भी बोलते हैं। अब मंगल ग्रह की बात है तो लाल परीक्षा एग्जाम में पूछ ले, लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, किस ग्रह को जाना जाता है, मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो क्लियर हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। सबके कुछ कॉमन विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अगर उपग्रह की बात करें तो इस पर क्या है, उपग्रह कितने हैं मंगल ग्रह पर, पृथ्वी पर तो एक है, केवल एक मात्र है, वो है चंद्रमा। और इसके उपग्रह की बात करते हैं तो इसके क्या है, 2 उपग्रह है। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, एक है फोबस और डीमोस, फोबस और डीमोस, क्लियर हो गया। ये आप दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। एग्जाम में कभी आप क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि भाई इसको लाल ग्रह बोलते हैं नहीं बोलते, ये तो अलग बनता है सिंपल सवाल, लेकिन इसके जो उपग्रह हैं कौन कौन से, फोबस और डीमोस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर दूरी के हिसाब से बात करें, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी की तुलना में अधिक होगा। क्यों,
पृथ्वी मंगल ग्रह से पहले है, और इसकी तुलना में शुक्र का ज्यादा होगा, शुक्र की तुलना में बुध का सबसे कम होगा। सबसे कम परिक्रमण किसका, अगर क्रोनोलॉजी पूछ ले, क्रम पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्लियर हो गया दोस्तों? ये हो गया क्लियर। इस पर और क्या है, अगर इसके झुकाव की बात करें, इसका झुकाव जैसे पृथ्वी का तो 23.5 होता है, और अगर इसके झुकाव की बात करें तो इसका झुकाव है 25 डिग्री अक्षांश से। अक्षांश झुकाव, अक्षांश झुकाव कितना है, 25 डिग्री अक्षांश झुकाव। तो इसलिए इसकी जो झुकाव और ऋतुओं का परिवर्तन है ना, वो लगभग सेम ही है, क्योंकि इसके अक्षांश में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए जीवन की संभावना यहाँ ढूंढने का कारण भी एक है कि अक्षांशीय और ऋतुओं का परिवर्तन करें तो वो भी सेम है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? अगर मंगल ग्रह की कोई और विशेषताओं की बात करें तो सौर मंडल में अगर बात करें तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है, इसी मंगल ग्रह पर है। क्या नाम है? ओलंपस मैसी। ये नई जानकारी है आपके लिए, बट ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो चीजें मुख्य हैं, मुख्य उसके बारे में पता होना चाहिए। ओलंपस मैसी, तो मंगल ग्रह पर कौन कौन से हो गए, ओलंपस मैसी हो गया। और ये तो क्लियर हो गया। इस पर कौन कौन से चक्रण की बात करें तो इसका चक्रण भी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका घूर्णन सूर्य के परिभ्रमण काल में परिभ्रमण किस प्रकार हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अपनी जगह भी पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके मेन पॉइंट से मैंने सारे बता दिए दोस्तों। इसमें समझाने का कुछ है नहीं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट लिखाए जा रहा हूँ और आपको सिर्फ सुनना है और देखना है वीडियो को। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो जो 4 ग्रह थे पहले अपन लोगों ने, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। तो एग्जाम में पूछ ले पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, और आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह एक ही होते हैं। ठीक है, उनको बोलने का कारण क्या हो गया वो मैंने सारा बता दिया है। अब बात करेंगे बाह्य ग्रह की। जो गैसीय ग्रह या जोइन ग्रह है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्या है, बाह्य या जोइन, क्या बोलते हैं, बाह्य या जोइन ग्रह के बारे में बात करेंगे। अगर बाह्य ग्रह की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है, बृहस्पति। अब इन दोनों के बीच में जो ये मैंने रेड कलर में बता रखे हैं, तो दोस्तों इसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। अब आपका एग्जाम में पूछ लिया कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के मध्य है, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी ये है मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य। क्लियर हो गया ना? क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको पता है, ये क्षुद्र ग्रह लगभग 40,000 के आसपास होंगे। ठीक है, 40,000 के आसपास क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह किसके मध्य है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य। क्लियर हो गया? अगर क्षुद्र ग्रह के बारे में क्वेश्चन बनेगा तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने क्लियर बता दिया है। तो क्षुद्र पट्टी है तो कितने, लगभग 40,000 के आसपास ग्रह हो गया। ठीक है, अब बाएं जोइन ग्रह की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जुपिटर, मतलब बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पर ग्रह कितने हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रह कुछ महीने पहले तक तो किसको मानते थे, बृहस्पति को। लेकिन अभी करंट में अपडेट हुआ है, क्या हुआ, मैं आगे वाले किस ग्रह में बढ़े हैं उसके बारे में जानते हैं। आप समझ जाओगे कि अब बृहस्पति नहीं रहा है सबसे ज्यादा उपग्रह वाला। और अगर इसके कोई उपग्रह की बात करें तो सौर मंडल में सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वो किसका है, बृहस्पति का। उसका नाम क्या है, गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है, आपको जो जो उपग्रह के नाम बताए ना वो मुख्य हैं जो मैंने उनको याद रखने हैं। ठीक है, तो बृहस्पति के कितने 67 उपग्रह है। ठीक है, और कौन सा सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का पूछ लें तो कौन सा है, गैनीमीड है। ठीक है, किसका है, बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का तो है सबसे बड़ा, लेकिन ये गैनीमीड पूरे सौर मंडल के जितने भी उपग्रह हैं ग्रहों के उसमें सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। इसके जो मुख्य पॉइंट्स है वो मैंने बता दिए, अब इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके जो मुख्य पॉइंट है, कौन सा उपग्रह है, कितने उपग्रह है, सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह इसका किसका है, जुपिटर, मतलब बृहस्पति का। क्लियर हो गया। बाह्य ग्रह में अपन लोगों ने पहला ले लिया, 4 हो गए, 5 बताइए। अब छठा मतलब बाह्य ग्रह, जोइन ग्रह का दूसरा कौन सा है,
शनि। शनि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैटर्न। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की बात करें तो शनि के ऊपर वलय होती है। वलय तो शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के गैसों की वलय है, लेकिन शनि ग्रह के ऊपर वलय होती है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि इसे क्या बोलते हैं, इसे पीला ग्रह भी बोलते हैं। अगर एग्जाम पूछ ले पीले ग्रह की किस नाम से किसे जाना जाता है, वो है शनि। ठीक है, ये शनि हो गया। पीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता था, शनि को। अगर इसकी एक और विशेषताओं की बात करें तो इसमें बोल देते हैं कि भाई उपग्रह कितने होते हैं। तो इसके उपग्रह आपको बता दो दोस्तों, अब यहाँ पर करंट अपडेट हुआ है 67 मैंने बृहस्पति का बताया है, जो अभी तक कुछ महीने पहले सबसे ज्यादा माने जाते थे। किसके? बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में इसके बढ़ के कितने हो गए, 82 उपग्रह हो गए। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी है करंट की। तो अब किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए, शनि के हो गए। अभी तक सबसे पहले किसे जाना जाता था, बृहस्पति के। तो ये चेंजेज हुआ, कितने हुए, 82 हो गए, बढ़ गए। अब इसके 62 लगे, तो आपको पता चल गया होगा कि शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए। ठीक है, कुछ महीना पहले वैज्ञानिकों द्वारा इसके भी बहुत सारे उपग्रह ढूंढ लिए। तो कितने हो गए टोटल, 82। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या हो, इसका परिक्रमण काल वही है, मतलब घूमने का। घूर्णन क्या है, घूर्णन किस प्रकार है, वलयाकार तो है ही, इसके ऊपर वलय है। किस ग्रह के ऊपर वलय है, वो है शनि ग्रह। ठीक है। और अगर इसका परिभ्रमण की बात करें तो इसका परिभ्रमण किस रूप में होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, जो सामान्य ग्रह का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब जोविन ग्रह में तीसरा लेते हैं, अरुण। ठीक है, अरुण में कोई खास पॉइंट तो नहीं है, फिर भी 2 पॉइंट्स हैं मुख्य है उसके बारे में। एक तो अपन इसके उपग्रह की बात करेंगे और इसका एक परिभ्रमण की बात करेंगे। अगर उपग्रह की बात करें तो इसके कितने उपग्रह हैं, इसके 27 उपग्रह हैं। दोस्तों उपग्रह के कितने थोड़ा पता कर लेना, ताकि क्रोनोलॉजी पूछ ले, आरोही उपग्रह के हिसाब से पूछ लें तो ये आपको याद होंगे, तो तभी आप बता पाएंगे। इसके किसके, बृहस्पति के 67 है। अभी शनि के बड़े हैं, तो इस एग्जाम में इसके पूछने की इंपॉर्टेंस वैसे भी बढ़ जाती है। तो अरुण के कितने हैं, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूरेनस। ठीक है, तो ये हो गया 27। अब बात करते हैं इसके परिभ्रमण की। तो परिभ्रमण इसका क्या है, पूर्व से पश्चिम। क्लियर हो गया। ये सब तो हो गया अरुण के, जो मैंने मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें। अपन इसको समझने से ज्यादा याद करने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बढ़िया, इसलिए मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और याद भी जल्दी हो जाए। ठीक है, इसके 2 मुख्य पॉइंट यही है, इसमें आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब और कौन सा चौथा बच्चा है, जोविन ग्रह का अब अंतिम बच्चा है, वो है वरुण। ठीक है, तो वरुण कौन सा, चौथा, जोविन ग्रह का चौथा है। और टोटल ग्रह की बात करें तो सबसे अंतिम सौरमंडल की बात करें तो कौन सा ग्रह है, वो है वरुण। तो वरुण की विशेषताओं की बात करें तो एक तो इसके बारे में, इसके उपग्रह कौन से हैं और टोटल ग्रह कितने हैं, बस इसमें भी 2 पॉइंट ही याद रखना है आपको। तो टोटल ग्रह की बात करें तो वो है 14। याद रखना आपको कितने, 14 है, ताकि क्रोनोलॉजी समझने में इजी हो। तो टोटल ग्रह कितने, 14 हो गए। ठीक है, और अगर बात करें इसके जो प्रमुख उपग्रह कौन से प्रमुख, तो एक तो हो गया कौन सा, ट्रैट्रिन, और एक हो गया मेरिड। क्या है, मेरिड में ट्रैट्रिन और मेरिड 2 मुख्य हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले ट्रैट्रिन और मेरिड किस उपग्रह से संबंधित, किस ग्रह से संबंधित है, वरुण से। ऐसे पूछा नहीं अभी तक, फिर भी आपको मुख्य जो ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति का ज्ञानीमीड है, और पृथ्वी का चंद्रमा है, मंगल का जो है, शुक्र का है, बुध का है, इन सब की मुख्य वाली विशेषताएं मैंने सारी की सारी लिखा दी। आप नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं, इसके मैं नोट्स बना के आपको PDF लिंक दे दूंगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दोस्त बात हो गई ग्रह की। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे उपग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में बात हो गई, अब सौरमंडल का भाग और कौन सा है, उपग्रह
उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ठीक है। अगर उपग्रह की बात करें तो दोस्तों जो इन सब के बारे में मैंने, इनके कौन कौन से उपग्रह होते हैं, तो वो उपग्रह क्या होते हैं? ये आकाशीय पिंड तो हो गए। तो ये आकाशीय पिंड क्या करते हैं? ग्रह के चारों ओर तो चक्कर लगा रहे हैं, जो इनके सबके उपग्रह हैं ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसके साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये आकाशीय पिंड जो ग्रह के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, उपग्रह के बारे में दोस्तों यही जानकारी है। उपग्रह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से एक एक ग्रह के अंदर जाके बता दिया। ठीक है, और अब बात किसकी करेंगे? चंद्रमा की भी तो बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी चंद्रयान मिशन हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा क्या है? चंद्र के किसका? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ पर जीवन खोजने की संभावनाएं चल रही हैं, कुछ मंगल पर ट्राई हो रहे हैं, मतलब मिशन जारी है। ठीक है, और जब होंगे जीवन की संभावनाएं तब पृथ्वी एकमात्र नहीं रह के कोई और जिस पर होंगे, मंगल हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, तो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, और चंद्रमा पर और क्या हो गया? चंद्रमा पर अगर बात करें तो सबसे पहला आदमी कौन उतरा, या कौन सा व्यक्ति था सबसे पहले उतरा था? और अगर चंद्रमा पर और बात करें, सबसे पहला आदमी कौन सा व्यक्ति था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। और कौन सा हो गया? एडविन बस थे। ये दो बंदे थे चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाले, चंद्रमा की जमीन पर पैर रखने वाले कौन से बने थे? किस मिशन के दौरान गए थे? ये मानव युग मिशन था 1969 में। मिशन का नाम क्या था? अपोलो 11। इस मिशन में ये लोग गए, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और क्या नाम बताया था मैंने? उसका नाम था एडविन बज। मतलब आपको इस चीज का ध्यान रखना, पहला व्यक्ति कौन था। अभी हाल ही में कोई करंट में अपडेट हुआ है तो उससे भी आपको करंट के माध्यम से अपडेट करना है। तो इसके मैंने कुछ चीजें बता दी, बेसिक चीजें थी वो सारी बता दी है। और एक और सौरमंडल का भाग था, क्या था? धूमकेतु, जिसे मैंने आपको बताया कुचल तारा भी बोलते हैं। क्या था सौरमंडल का भाग? धूमकेतु, धूमकेतु या कुचल तारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में क्या है? ये भी छोटे छोटे पिंड है, गैसों के बने हुए हैं, लेकिन इनका आकार अनियमित हो रही है। पृथ्वी के चारों ओर कहीं भी पृथ्वी हो या ब्रह्मांड में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं। ये धूल से पिंड होते, धूल से बने हुए या बर्फ से बने हुए पिंड होते हैं, वो पृथ्वी के ब्रह्मांड में अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। इनका कोई नियमित कक्ष नहीं होता है, ये कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं, तारों के, ग्रह के, उपग्रह के आसपास घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, ये कुछ तारे हो गए। अब अंतिम टॉपिक की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंत में, उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स। ठीक है, उल्का पिंड बोलते हैं, और इसे उल्काष्मी भी बोल सकते हैं। तो उल्का पिंड क्या दोस्तों? उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड उसे कहते हैं, जैसे ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे सारे पिंड ही तो है, ग्रह क्या पिंड ही तो है, तो वो पिंड वो होते हैं जो पिंड के गैसीय रूप में भी हो सकते हैं। तो ये पिंड होते हैं, मतलब बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ब्रह्मांड में इधर उधर तेज गति से घूमते रहते हैं। ठीक है, उनका कोई निश्चित कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अपन सोचते हैं कि भाई पृथ्वी से एक बड़ा सा पिंड टकराने वाला है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कई बार अपन अखबारों में सुनते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी जाती है कि पृथ्वी के आसपास से कोई पिंड निकलेगा, इसके आसपास से कोई पिंड निकलेगा, पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी नष्ट हो सकती है, ऐसी संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, और ये हो गया उल्का पिंड। तो उल्का पिंड से डरने के कारण क्या होता है? कई बार उल्का पिंड क्या पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं। उल्का पिंड क्या हो गए? पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं तो छोटे होते हैं, तो क्या गुरुत्वाकर्षण के घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगर पिंड छोटे होते हैं, वायुमंडल में आ जाते हैं, तो वायुमंडलीय जो घर्षण है उसके कारण क्या होते हैं? वो आग मतलब प्रकाश उत्पन्न करते हैं और घर्षण के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। वो छोटे होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा अपन सुनते हैं ना, वो उल्का पिंड ही है। तो वायुमंडल में घर्षण के कारण वो प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊर्जा के कारण। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अगर कहीं बार उल्का पिंड बड़े होते हैं तो पृथ्वी के अंदर आके पृथ्वी के अंदर गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन पर गिर जाते हैं। ठीक है, उससे जानवर की भी हानि हो सकती है। तो महाराष्ट्र में एक जगह है, कौन सी झील बनी हुई है इसी से, उल्का पिंड से गिरने से कौन सी झील बनी हुई है? महाराष्ट्र की लोनार झील।
महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ना, वो उल्का पिंड गिरने से बनी हुई है। अब आप ऑब्वियसली ऊपर से पिंड आया है, अगर छोटा होगा तो गुरुत्वाकर्षण घर्षण के कारण नष्ट हो जाएगा जमीन पर गिरने से, अगर बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा। तो लोनार महाराष्ट्र की एक लोनार जगह है, लोनार झील है, वो वहां पर 100 मीटर गहरा जब ये गिरा था उल्का पिंड 100 मीटर गहरा खड्डा हो गया था, तो पानी बढ़ने से वो एक झील बन गई। तो अगर आपको पूछ ले कि भाई उल्का पिंड के गिरने से निर्मित झील लोनार झील, ठीक है, क्रेटर झील भी बोलते हैं इसे, जो खड्डा हो जाता है उल्का पिंड के गिरने से क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर झील भी बोल सकते हैं, लोनार झील भी बोलते हैं, उसका नाम क्या रखा है, लोनार झील। ठीक है दोस्तों, ये मैंने उल्का पिंड के बारे में बेसिक जानकारी दे दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर वीडियो में कुछ कमी रही तो उसके रिव्यू भी दीजिए कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।